हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 32 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 32 में हमने पार्ट ए को पूरा कंप्लीट कर लिया था। पार्ट ए में हमने सेक्शन 413 से लेकर के सेक्शन 416 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम फर्दर सेक्शन को जानेंगे, जो कि हम जानेंगे पार्ट बी में क्या है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, मतलब कि इसमें कितनी भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 417 क्या बात करते हैं, 417 सेक्शन क्या बात करता है? पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि पावर है किसके पास, कोर्ट के पास, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट के लिए कोई प्लेस। ठीक है, अगर वो कहीं पर बाय अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोवाइड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट उसको प्लेस प्रोवाइड करती है इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें जो फर्स्ट क्लॉज बताता है वो क्या कहता है। एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट इन व्हाट प्लेस एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड शैल बी कन्फाइंड। मतलब कि इसमें ये बात की गई है, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ अगर प्रोवाइड किया गया है कि कहाँ पर कौन सी प्लेस होगी जिसको रखा जाएगा प्रिजनर को, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के लिए, लेकिन अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट गवर्नमेंट उसमें डायरेक्शन देती है प्लेस के लिए जिस पर्सन को रखा जाएगा इम्प्रिजन में। ठीक है, एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजनड और कमिटेड टू कस्टडी, और कहाँ पर उसको किस कस्टडी में रखा जाएगा, अंडर दिस कोड शैल बी कन्फाइंड। तो ये फर्स्ट क्लॉज सिंपली ये बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो डायरेक्शन दे सकती है अगर अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया है कि प्लेस क्या होगा कस्टडी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया था, हॉस्पिटलों को भी मतलब कि इम्प्रिजनमेंट के लिए जो किसी जो कस्टडी में रखने के लिए किस्म से जो जिसको कोरोना वायरस से जो अफेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग उसको हॉस्पिटल में कैद करके कन्फाइन करके रखा गया था। ठीक है, उसको कहीं जाने नहीं दिया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लॉज सिंपली ये बात कर रहा है। और जो सेकंड क्लॉज है, इफ एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड इज इन कन्फाइनमेंट इन ए सिविल जेल, अगर कोई पर्सन लायबल है इम्प्रिजन्ड के लिए और कमिट किया जा रहा है कस्टडी में इस कोड के अकॉर्डिंग कन्फाइनमेंट इन ए सिविल जेल, ठीक है, अगर इस कोड के अकॉर्डिंग उसको कन्फाइनमेंट करके रखा गया है कहाँ पर, सिविल जेल में। ठीक है, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग द इम्प्रिजनमेंट और कमिटल में डायरेक्ट दैट द पर्सन बी रिमूव टू ए क्रिमिनल जेल। तो जो कोर्ट है, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट है, वो ऑर्डर कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट या फिर कमिटल के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं उस पर्सन को रिमूव किया जाए कहाँ पर, क्रिमिनल जेल में। मतलब कि ऑलरेडी वो सिविल जेल में है तो उसको सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में लाया जाए। ठीक है, तो ये कोर्ट और मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है इसके अकॉर्डिंग। और जो थर्ड क्लॉज है, व्हेन अ पर्सन इज रिमूव्ड टू ए क्रिमिनल जेल अंडर सबसेक्शन 2, अगर जिस पर्सन को रिमूव किया जा रहा था अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने आपको बताया है क्रिमिनल जेल में रिमूव किया जा रहा था अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ही शैल ऑन बीइंग रिलीज देयर फ्रॉम बी सेंट बैक टू द सिविल जेल अनलेस अदर, मतलब कि उसको रिलीज़ किया जा सकता है और जब उसको रिलीज़ किया जाएगा क्रिमिनल जेल से तो उसको दोबारा से सेंट बैक कर दिया जाएगा सिविल जेल में। ठीक है, लेकिन इसमें ए और बी सब क्लोज बताए गए हैं कि कब उसको सिविल जेल में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ए सब क्लोज बताता है 3 years हैव इलैप्स्ड सिंस ही वाज रिमूव टू ए क्रिमिनल जेल, मतलब कि जब वो 3 साल इलैप्स हो जाते हैं उसके, जब वो क्रिमिनल जेल में उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर वो 3 साल क्रिमिनल जेल में रह लेता है उसके बाद क्या होगा, इन विच केस ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिलीज फ्रॉम द सिविल जेल अंडर सेक्शन 58 ऑफ द CPC, मतलब कि उसको CPC के सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग उसको सिविल जेल से भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर वो 3 साल क्रिमिनल जेल में काट के आ चुका है तो उसके बाद उसको सिविल जेल में नहीं रखा जाएगा अंडर सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेक्शन 23 ऑफ द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, और उसको सेक्शन 23 जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा एज द केस में भी। और जो बी सब क्लोज है, द कोर्ट विच ऑर्डर्स हिज इम्प्रिजनमेंट इन द सिविल जेल हैज सर्टिफाइड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द क्रिमिनल जेल, जब कोर्ट ऑर्डर करती है इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको सिविल जेल में तो सर्टिफाई करेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द क्रिमिनल जेल को, मतलब कि जो क्रिमिनल जेल का ऑफिसर इंचार्ज है उसको एंटाइटल करेगी कि उसको रिलीज कर दिया जाए अंडर सेक्शन 58 ऑफ द CPC और सेक्शन 23 ऑफ द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया है कि ए और बी सब क्लोज में कि उसको सिविल जेल में कब सेंट बैक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर है उसको
हटा मतलब कि सिविल जेल से रिलीज़ कर सकती है अगर वो 3 साल काट के आ चुका है क्रिमिनल जेल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 418 है वो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग बात की गई है। जो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस मिली है उसको किसी पर्सन को, जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है वेयर द अक्यूज्ड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इन केसेस अदर दैन दोज प्रोवाइडेड और फॉर बाय सेक्शन 413। अगर किसी अक्यूज पर्सन को सेंटेंस दी गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, मतलब कि कितनी भी उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, उसी केस में अदर देन दोज प्रोवाइडेड इन फॉर बाय सेक्शन 413 या फिर 413 के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया गया है। जो डेथ पेनल्टी डेथ पनिशमेंट हमने बात की थी कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग, जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको माना जाए। ठीक है, 413 में जो हमने पढ़ा था, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल फोर्थविथ फॉरवर्ड ए वारंट टू द जेल और अदर प्लेस इन विच ही इज, मतलब कि जब कोर्ट पास करती है सेंटेंस, ठीक है, तो उसके साथ वो फॉरवर्ड करेगी वारंट किसको, जेल को, जेल में करेगी। अदर देन अदर प्लेस इन विच ही इज, जहाँ पर उसको जिस प्लेस में रखा जाएगा। ठीक है, और इज टू बी कन्फाइंड, मतलब कि जहाँ पर उसको कन्फाइंड करके रखा जाएगा। एंड अनलेस द अक्यूज्ड इज ऑलरेडी कन्फाइंड इन सच जेल, अगर वो ऑलरेडी कन्फाइंड में है, मतलब कि उस जेल की कन्फाइनमेंट में है, तो उसको मतलब कि क्या नहीं किया जाएगा, शैल फॉरवर्ड हिम टू सच जेल और अदर प्लेस विद द वारंट, तो उसको दोबारा से वारंट नहीं इशू किया जाएगा उस जेल में। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है कि एक जेल से दूसरी जेल में अदर प्लेस पर, तो उसके रिगार्डिंग वो उसी जेल में जहाँ पर उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है उसी जेलर को क्या करेगी, वारंट करेगी। ठीक है, और इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बताता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, अगर किसी अक्यूज्ड पर्सन को सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट दी गई है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड ए वारंट टू जेल, और उसमें जरूरी नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए वारंट किसको, जेल में। एंड अक्यूज्ड में बी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज अ कोर्ट में डायरेक्ट, ठीक है, और अक्यूज्ड पर्सन को जो कन्फाइन करके रखा गया जिस प्लेस पर एज अ कोर्ट में डायरेक्ट, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है उसमें डायरेक्शन जो भी है वो दे सकती है कोर्ट। ठीक है, तो प्रोवाइजर सिंपली ये बात कर रहा है। और जो सेकंड क्लोज है वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, अगर अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, व्हेन ही सेंटेंस टू सच इम्प्रिजनमेंट एज इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, और उसको सेंटेंस दी गई है इम्प्रिजनमेंट के लिए इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, जो भी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, द कोर्ट शैल इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्डिंग हिम टू जेल, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करेगी फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्ड हिम टू जेल, मतलब कि ताकि उसको फॉरवर्ड किया जाए जेल में, और अदर प्लेस इन विच ही इज टू बी कन्फाइंड, या फिर किसी अदर प्लेस पर जहाँ पर उसको कन्फाइन करके रखना है। एंड इन सच केस द सेंटेंस शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, और जो जब उसको अरेस्ट किया जाएगा उसी डेट से उसकी सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब भी उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात कर रहा है एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं 419 में, डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब कि डायरेक्शन दी जा रही है वारंट फॉर एग्जीक्यूशन, वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल और अदर प्लेस इन विच द प्रिजनर इज और इज टू बी कन्फाइंड, मतलब कि जो वारंट है वो वारंट एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस के लिए जो इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्शन दी गई है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल को। ठीक है, जहाँ पर मतलब कि वो डायरेक्शन देगा वारंट के अकॉर्डिंग, कौन देगा, कोर्ट वारंट इशू करेगी। ठीक है, ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जाए किसके थ्रू, जो जेलर है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है, जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज है उसको वारंट देगी। ठीक है, ताकि उसको एग्जीक्यूट करे वो बॉन्ड, और जहाँ जिस प्लेस पर उसको प्रिजनर के रूप में रखा जाना है, जहाँ पर कन्फाइन करके रखा जाना है, उसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को, ठीक है, डायरेक्शन देगी ताकि उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस दी जा रही है जो उसको एग्जीक्यूट करे। अब हम चलते हैं 420 में। 420 बात करता है वारंट विद वोम टू बी लॉस्ट, मतलब कि वारंट किसके नाम से लॉस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 420 में यही बात की गई, व्हेन द प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड इन अ जेल, जब प्रिजनर को कन्फाइन करके रखना है जेल में, तो द वारंट शैल बी लॉज्ड विद द जेलर, तो वारंट लॉज होगा विद द जेलर के पास, मतलब कि जेलर को वारंट दिया जाएगा ताकि वो उसके पास लॉज किया जाए वारंट को, और वो उसको लॉज करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा 419 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमने पार्ट बी को कंप्लीट कर लिया इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग।
ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, उसके अंदर आप मुझे कमेंट करके कोई भी डाउट क्लियरली पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आगे के फर्दर सेक्शंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके बाय।